नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य लाभ चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक अभिनंदन है। और क्षमा चाहेंगे कि हम बीच में बिल्कुल ही उपस्थित नहीं हो पाए थे, क्योंकि हमारा पीएचडी का जो परीक्षा था उसके कारण हम उपस्थित नहीं हो पा रहे थे। लेकिन आशा करते हैं अब नए जोश खरोश के साथ हम अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट सिद्ध होगी। आज हम पढ़ने वाले हैं जयशंकर प्रसाद के विषय में, उनकी जीवनी से लेकर उनका रचनाओं के जितने भी प्रकाशन वर्ष होगा उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अध्ययन करेंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि छायावादी मुख्यतः 4 मुख्य कवियों के माध्यम या स्तंभों से इसका पिलर खड़ा किया गया था। उनमें से हैं जयशंकर प्रसाद, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट और उस 4 स्तंभों में से सबसे महत्वपूर्ण कवियों में से एक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। कहता है, जयशंकर प्रसाद कविवर का जन्म 1890 और मृत्यु 1937 का जन्म काशी के एक संपन्न घराने में हुआ था, जो सुंगनी साहू नाम से प्रसिद्ध था। ये जो परिवार का नाम है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये छोटी छोटी बातें टीजीटी और पीजीटी में पूछी जाती है, यहाँ तक कि नेट में भी पूछी जा चुकी है। इन्होंने 8वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद घर पर ही संस्कृत, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी सीखी। प्रारंभ में इन्होंने ब्रज भाषा में कविताएं लिखी, किंतु बाद में खड़ी बोली में कविता लिखने लगे। इनकी काव्य कृतियों में भाषा, छंद, भाव आदि की दृष्टि से अनेक रूपता दिखाई देती है। कवि होने के साथ साथ ये गंभीर चिंतक भी थे। कामायनी में इन्होंने यत्र और तर्क पर आधारित समाज के चित्रण के साथ साथ शैव दर्शन की अभिव्यक्ति भी की है। मतलब कौन सा दर्शन से प्रभावित थे? शैव दर्शन से। इस प्रकार आधुनिक होते हुए भी प्रसाद सहज ही प्राचीन गरिमाशाली परंपरा से जुड़ जाते हैं। इनकी काव्य रचनाएं में उर्वशी 1909, वन मिलन 1909, प्रेम राज्य 1909, अयोध्या का उद्धार 1910, शोकोच्छ्वास 1910, बभ्रुवाहन 1911, कानन कुसुम 1913, प्रेम पथिक 1913, करुणालय 1913, महाराणा का महत्व 1914, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933 और कामायनी 1935। प्रेम पथिक की रचना पहले ब्रजभाषा में की गई थी, किंतु बाद में उसे खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया। यह भी उल्लेखनीय है कि कानन कुसुम और झरना परवर्ती संस्करणों में इसका निकाला गया है या कहा गया है। जैसे कि हम सभी इस चीज को आगे देखते हैं, इसमें आगे कहा गया है कि प्रसाद के झरना काव्य द्वितीय संस्करण, जिसमें छायावादी कविताएं पहली बार सन्निविष्ट की गई है, मतलब मिलाया गया।
1927 में निकला। पंत का पल्लव 1926 में प्रकाशित हो चुका था। परिमल में संग्रहित निराला की अधिकांश कविता 23-24 के मतवाला में छप चुकी थी। जाहिर है कि ये सब कवि लगभग एक ही साथ नए काव्य उन्मेष की ओर अग्रसर हो रहे थे, मतलब आगे बढ़ रहे थे। प्रसाद का काव्य विकास इस काल के अन्य कवियों की अपेक्षा धीमी गति से हुआ। इसका कारण संभवतः उसका आर्थिक संघर्ष और साहित्यिक परिवेश था। काशी के सुप्रसिद्ध नागरिक शिवरत्न साहू सुंघनी साहब उनके पितामह थे। पिता की मृत्यु से प्रसाद का परिवार ऋणग्रस्त हो गया। इसके लिए उन्हें काफ़ी श्रम करना पड़ा। अधिकांश शिक्षा घर पर ही हुई। साहित्यिक परिवेश पुराने ढंग का था। तो उम्मीद करते हैं आप इनका प्रकाशन भी नोट करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे, जिससे हम सभी को एग्ज़ाम की दृष्टि से रिवीजन करने में काफ़ी सहूलियत और सहायता पहुंचाएगी। आगे कहता है, इस विकास की शुरुआत इंदु 1909 पत्र के साथ होती है। वे पहले ब्रजभाषा में कलाधर उपनाम से कविता लिखा करते थे। ये नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये कविताएं चित्रधार 1918 में संकलित हैं। इनके भाव, भाषा शैली आदि पर रीतिकालीन काव्यबोध की स्पष्ट छाप है। प्रेम पथिक में रीतिकालीन काव्यबोध देखा जा सकता है। प्रेम पथिक पहले ब्रजभाषा में लिखा गया। वह श्रीधर पाठक के एकांतवासी योगी की छाया से मुक्त नहीं है। बाद में उन्होंने बहुत कुछ इसी को परिवर्तित किया। परिवर्तित के रूप में खड़ी बोली में प्रस्तुत किया अपनी प्रेम पथिक रचना को। कानन कुसुम खड़ी बोली का उनका पहला काव्य संग्रह है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। कानन कुसुम खड़ी बोली का उनका पहला काव्य संग्रह है। इस संग्रह के संबंध में इतना ही कहा जा सकता है कि इसमें रीतिकाल से आगे बढ़कर वे द्विवेदी युग में आए, पर इनकी भाषा अनगढ़ है। आख्यानक रचनाएं मध्यकालीन घेरे से मुक्त नहीं हो पाई थी। प्रेमपूरक कविताओं में वैयक्तिक स्पर्श अवश्य है। करुणालय एक प्रकार का गीति नाट्य है। उनका जो करुणालय जो रचना है वो एक प्रकार का क्या है, गीति नाट्य है। ये सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो अंडरलाइन किया जा रहा है, यह किया गया है। इसमें करुणा की प्रतिष्ठा तथा पौराणिक कथानक को नए युग से जोड़ने का प्रयत्न दिखाई देता है। महाराणा का महत्व में राष्ट्रीय आकांक्षा की झलक भी दिखाई देती है। झरना उनकी फुटकल कविताओं का संग्रह है, जो सर्वप्रथम 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। उसके दूसरे संस्करण 1927 में कुछ नई कविताएं जोड़ दी गई, पर अतिशय व्यक्तिक होने के कारण वे बहुत कुछ सेंटिमेंटल हैं। भाषा की नवीनता की दृष्टि से भी इसे उल्लेख्य नहीं कहा जा सकता। प्रसाद के विकास का पहला चरण आंसू 1925 को माना जाता है। इनका विषय के बारे में आगे कहा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके विषय में अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि आंसू में समन्वित प्रभाव नहीं देखा है, किंतु अलग अलग लेने पर उसमें उन्हें रंजन कारणी कल्पना, व्यंजक चित्र का बड़ा ही अनूठा विन्यास, भावनाओं की अत्यंत सुकुमार योजना मिलती है। वस्तुतः शिकायत शुक्ल जी ने अपनी सीमा के कारण करते हैं।
कथा तत्व और जीवन के मार्मिक स्थलों के अभाव में वे प्रबंध की कल्पना नहीं कर सकते। छायावादी काव्य में सामान्यतः कथा तत्व की कमी मिलेगी। यदि आंसू की केंद्रवर्ती स्मृति पर शुक्ल जी की दृष्टि जाती तो उन्हें शिकायत का यह मौका ना मिलता। यह भी संभव है कि उनके सामने आंसू का पहला संस्करण ही हो रहा हो। उन्होंने और भी लिखा है कि नैतिवाद और दुखवाद का विसरण स्वर भी सुनाई पड़ता है। इस चेतना को दूर हटाकर मदद अंद्रा स्वप्न और आसंज्ञा की दृष्टि दशा का आह्वान रहस्यवाद की एक स्वीकृति विधि है। इस विधि का पालन आंसू से लेकर कामायनी तक हुआ है। आगे कहते हैं, वस्तुतः नियतिवाद और दुखवाद का जो स्वर सुनाई पड़ता है वह गहरा नहीं है। क्या है? वह गहरा नहीं है और उसमें किसी प्रकार की जटिलता ही दिखाई देती है। कामायनी में आकर रहस्यवाद तत्व अधिक बौद्धिक हो जाता है, मतलब और मजबूत हो जाता है। अपनी त्रुटियों और खामियों के बावजूद आंसू में वे संभावनाएं दिखाई देती है। मतलब जहां असंभव दिखाई दे वहां भी वो अपना रास्ता ढूंढने का प्रयास आंसू और कामायनी के माध्यम से करते हैं, जो कामायनी में उनकी चरम ऊंचाई पर जा पहुंची है। अगला उनका रचना है लहर, जिसका प्रकाशन 1933 में होता है। यही वर्ष आंसू के दूसरे संस्करण के प्रकाशन का भी है। इसके ठीक 2 वर्ष बाद कामायनी प्रकाशित हुई। अतः कामायनी का सौंदर्य बोध तब तक संभव नहीं है जब तक लहर का ऐतिहासिक ना समझ लिया जाए। लहर की पहली कविता में वह आनंद की लघु लघु लहरों का आह्वान करता है, जो जीवन के सूखे तट को आर्द्र कर दे, किनारे के रसहीन अधरों को चूम ले। इसमें संग्रहित कविताओं में अनेक प्रकार की लहरें हैं, मुख्यतः प्रेम, करुणा, सौंदर्य और इतिहास के खंडहरों से झांकती हुई देश प्रेम की लहरें दिखाई देती है। उस लहरों से कुछ कोटेशन इसमें हम देखेंगे। कहते हैं, मिला कहाँ वह सुख जिसका स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुसक्या कर वह भाग गया। या फिर कहता है, स्नेहलिंगन की लतिकाओं की झुरमुट छा जाने दो, जीवन धन इस जले जगत को वृंदावन बन जाने दो। प्रेम कविताओं में माधुर्य के साथ साथ स्थान स्थान पर करुणा का भी समावेश दिखाई देता है। कुछ बौद्ध करुणा की कविताएं भी हैं। वरुणा की शांत कछार में वह प्रश्न उठाता है, भाग कितना लोग लेगा, मस्तिष्क हृदय का कितना अधिकार। इसका समाधान कामायनी में दिखाया गया है। अशोक की चिंता, आगे उनकी जो प्रकाशित होती है वो अशोक की चिंता, शेरशी का सशस्त्र समर्पण, पेशोला की प्रतिध्वनि और प्रलय छाया की इतिहास के जिन कालखंडों से लिया गया है उनमें विषादमय करुणा, जीवन की भंगुरता, देश प्रेम आदि के चित्र हैं। यदि इन रचनाओं में अभिव्यक्ति अनुभूतियों की बुनाहट बिंबों प्रतीकों पर विचार किया जाए तो कामायनी पूर्व रूप की झलक मिल जाती है। इसकी काव्यात्मक लय भी कामायनी में है। प्रलय की छाया की संश्लिष्टता में क्लासिकल कसाव देखने को मिलती है। वस्तुतः प्रसाद को कवि के रूप में जो श्रेय मिला उसका मूल आधार बिल्कुल कामायनी ही है। कामायनी आधुनिक युग का श्रेष्ठ काव्य है, इसमें कोई संदेह नहीं, पर इसकी श्रेष्ठता कहाँ है इसे लेकर काफ़ी मतभेद है।
कामायनी का लेखन कब आरंभ हुआ ठीक से नहीं कहा जा सकता, पर सन 28 में सुधा के अक्टूबर अंक में प्रकाशित कामायनी के चिंता सर्ग का अंश छपा और कामायनी प्रकाशित हुई सन 1935 ईस्वी में। यदि इसके लेखन का आरंभ काल 28 मान लिया जाए तो इसे पूरा करने में कवि को कुल 7 वर्ष लगाने पड़े, मतलब अनुमान के आधार पर कहा जा रहा है। इस बीच एक घूंट और कामना लिखे गए। इन्हें कामायनी की चिंतन प्रक्रिया का ही अंग समझना चाहिए। वे आंसू को मनु के चले जाने के बाद श्रद्धा के वियोग वर्णन के रूप में रखना चाहते हैं, किंतु उन्होंने वैसा नहीं किया। इससे साफ है कि वे अपने जीवन दर्शन को काव्य का रूप देना चाहते थे। आगे कहते हैं, कामायनी के संबंध में पहला प्रश्न यही उठता है कि काव्य माना जाए या रूपक या दोनों। अमुक में प्रसाद ने लिखा है, आर्य साहित्य में मानवों के आदि पुरुष मनु का इतिहास वेदों से लेकर पुराण और इतिहासों में बिखरा हुआ मिलता है। इतिहास इसलिए विवक्षत्व मनु को ऐतिहासिक पुरुष ही मानना उचित है। यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूप है तो भी बड़ा भावमय और सालध्य है। यह मनुष्य का मनोवैज्ञानिक इतिहास बनने में समर्थ हो सकता है। यह आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास में रूपक का भी अद्भुत मिश्रण हो गया है। इसलिए मनु, श्रद्धा और ईड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पूरा का पूरा ये रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कहा जा रहा है। मनु अर्थात मन के दोनों पक्ष, हृदय और मस्तिष्क का संबंध क्रमशः श्रद्धा और ईड़ा से भी सरलता में लग जाता है। इन्हीं के सब के आधार पर कामायनी की सृष्टि माना है। अब डॉक्टर नगेंद्र इस उद्धरण के आधार पर मानते हैं कि कामायनी के कवि मूलतः ऐतिहासिक काव्य के रूप में ही इसे लिखा है और गौण रूप से इसमें रूपक तत्व वर्तमान है, लेकिन आमुख को प्रमाण के रूप में ग्रहण नहीं किया जा सकता। इसकी निर्णयिका स्वयं कामायनी है। मनु, श्रद्धा और ईड़ा अपनी संपूर्णता में ऐतिहासिकता की रक्षा नहीं करते, किंतु शांतिकता या रूपकत्व के पद से भी वे कहीं भी स्खलित नहीं होते, मतलब नहीं हटते। उनके समस्त क्रियाकलाप एक हद के बाद प्रतीक हो जाते हैं और दोनों के बीच की खाई पट जाती है। उनके मानवीय क्रियाकलाप में रूपकत्व तो वर्तमान है, पर रूपकत्व में मानवीय क्रियाकलाप नहीं है। दूसरे शब्दों में कामायनी में खंड मानव चित्रित है, किंतु रूपकत्व अखंड और अक्षविहीन दिखाई देता है। तो ये था दोस्तों आज का हम सभी का इम्पोर्टेंट छायावादी कवि के मुख्य स्तंभकार जयशंकर प्रसाद का मुख्य रचना और उनका प्रसंग अनुसार उनका प्रकाशन वर्ष, साथ ही उनका विश्लेषण भी, जो कि रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार उनका क्या आलोचना दृष्टिकोण रहा है उस चीज़ को आज हम लोग पढ़ें। उम्मीद करते हैं ये हम सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगी और साथ ही साथ इस चीज़ को नोट भी अगर करते चले जाएं तो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे एक नई और बेहतर वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहेंगे हम सभी। धन्यवाद।